Audio Jungle. Audio Jungle. दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब 9 तारीख को देश की कमान संभाली, उसके एक दिन बाद ही मंत्रिमंडल का जो उन्होंने आवंटन किया, उसको लेकर सरसंघ चालक आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने अपने कार्यालय नागपुर कार्यालय में एक सभा में इस बात पे नाराजगी जताते हुए ये कहा कि देश के हालात काफ़ी चिंताजनक होते जा रहे हैं। देश में जो चुनाव होते हैं उसमें देखकर ऐसा लगता है कि वो चुनाव नहीं, जंग हो रही है। राजनीतिक विचारों में मतभेद हो सकता है, लेकिन जो राजनीतिक दल हैं उनको दुश्मन की तरह उनके साथ व्यवहार करना ये गलत बात है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह का नाम ना लेते हुए भी सीधे निशाने पर रखते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में देश के में जो नफरत और अमानवीयता की लहर छाई हुई है, जिस तरीके से ऐसी घटनाओं की बाढ़ सी आ गई है जिसको लेकर देश में एक आतंक का माहौल सा छा गया है। इसको लेकर देश की सरकार की जिम्मेदारी होती है कि इस तरीके के माहौल को शांतिपूर्ण ढंग से मनाया जाए। ऐसे में सरकार की ही जिम्मेदारी होती है कि इन सब बातों को पर नियंत्रण किया जाए। देश में जाति धर्म के इतनी बहुलता हो गई है कि किस तरीके से एक समुदाय और धर्म जाति के लोगों के खिलाफ में जिस तरीके से नफरत का माहौल पैदा किया जा रहा है वो काफ़ी चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि देश में जब आम चुनाव होता है या लोकसभा का चुनाव होता है तो एक सत्ता पक्ष होता है जो कि जीत के आता है और दूसरा उसका दुश्मन नहीं बल्कि प्रतिपक्ष होता है, जो सत्ता की मनमानी पर नियंत्रण रखने के लिए अपने विचार और अपने प्रस्ताव सरकार के सामने रखता है। लेकिन पिछले 10 सालों में देखा जा रहा है कि किस तरीके से विपक्ष को कुचलने की पूरी तैयारी की जा रही है। ऐसा लग रहा है कि सत्ता पक्ष और दुश्मन के बीच में जंग पैदा हो गई है। चुनाव प्रचार के दौरान जिस तरीके की भाषाओं और नफरत का भाषण दिए जाते हैं, उससे लगता नहीं कि ये एक देश के धर्मनिरपेक्ष देश के ऐसे चुनाव संपन्न कराए जा रहे हैं। भाषा का स्तर इतना गिर चुका है कि ये अफसोस होता है कि हमारे भारतीय संस्कृति किस हद तक गिर सकती है। सिर्फ सत्ता पाने के लिए दुश्मन की तरह राजनीतिक दलों के साथ बर्ताव किया जा रहा है। उसको नीचा दिखाने के लिए देश की सरकारी एजेंसियों का उपयोग करके उनको किस तरीके से मजबूर किया जा रहा है कि वो सत्ता के आगे खड़े होने में भी शर्म कर जाएं, यानी वो सत्ता के सामने जवाब देने की स्थिति में भी ना रहें। जिस तरीके से ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का प्रयोग मौजूदा सत्ता दल ने किया है वो काफ़ी शर्मनाक है। मोहन भागवत ने इस बात पे भी कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि देश में लोकसभा का चुनाव जो होता है उसमें एक दल प्रतिपक्ष होता है, दूसरा सत्ता पक्ष। हाँ, सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष मिलकर ही देश में लोकतंत्र बनता है। लेकिन पिछले 10 साल में ये देखा जा रहा है कि उस लोकतंत्र की सत्ता दल के द्वारा हत्या की जा रही है। प्रतिपक्ष को दुश्मन की तरह मानकर ट्रीट किया जा रहा है। उनके हर तरीके के वजूद पर हमला किया जाता है और ऐसे में देश में जो सरकार चल रही है वो बिल्कुल तानाशाही पे उतर आई है। इस बात से मोहन भागवत ने कहा कि इस बात से उनको देखकर काफ़ी निराशा और दुख हो रहा है कि जो देश पूरे विश्व में अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए जाना जाता है, आज वहाँ हालात इतने बद से बदतर हो गए हैं। ऐसे से देश कैसे चलेगा भाई? आखिर सबको देश ही चलाना है ना। 2 पक्ष है, विरोधी पक्ष कहते हैं, मैं प्रतिपक्ष कहता हूं। वो विरोधी नहीं है, उसको विरोधी मानना भी नहीं चाहिए। वो प्रतिपक्ष है, वो एक पहलू उजागर कर रहा है, उसका भी विचार होना चाहिए।
ऐसा जब चलना है तो चुनाव लड़ने में भी एक मर्यादा होती है। उस मर्यादा का पालन नहीं हुआ, क्योंकि उसका पालन होना इसलिए आवश्यक है कि हमारे देश के सामने चुनौतियां समाप्त नहीं हुई। पिछले 5 साल से देखा जा रहा है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह संघ के बीच में वो संबंध, वो मधुरता नहीं दिखाई दे रही है। ये देखा जा रहा है कि जिस तरीके से बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी और शाह जिस तरीके से बिना किसी सलाह मशवरा के बड़े बड़े फैसले ले रहा है। सबसे बड़ी बात तो संघ को इस बात की लगी कि उनकी जीत में 2014 और 2019 के चुनावों में जिस तरीके से संघ परिवार ने उनकी जीत के मार्ग को प्रशस्त किया, आज वो स्थिति ऐसा लग रहा है जैसे कि संघ को बीजेपी पसंद नहीं कर रही है, बल्कि जो सरसंघ चालक मोहन भागवत हैं उनसे सलाह मशवरा लिए बगैर बड़े बड़े फैसले भाजपा में किए जा रहे हैं। जैसे कि जब पिछले साल मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में चुनाव में भाजपा की जीत हुई तो वहाँ पे मुख्यमंत्रियों के चयन में प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने अपने हिसाब से वहाँ के मुख्यमंत्रियों के नाम का निर्णय ले लिया। इस बात से भी संघ को काफ़ी नाराज़गी थी और इसी चुनाव में लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के बाद एक टीवी इंटरव्यू में भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यह बयान दिया कि अब भाजपा अपने आप में काफ़ी समृद्ध हो गई है, उसे संघ परिवार की मदद की जरूरत नहीं है। इस बात से सरसंघ चालक आरएसएस के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को काफ़ी बुरा लगा कि अब भाजपा में इतनी ताकत आ गई है कि उसे संघ की जरूरत नहीं है। और इसी का नतीजा देखने में आया, 2024 में देखने में आया कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में भाजपा की शीशा लेदर हुई। भाजपा महाराष्ट्र में 28-29 सीट पे केवल 9 सीट पर उनके प्रत्याशी जीत हासिल कर पाए। वहीं पर यूपी में जहां पर 62 और 64 सीट हुआ करती थी, इस समय 37 सीट पर, बल्कि 37 सीट पर ही सफलता मिली। इन सब चीज़ों को लेकर मोहन भागवत ने सीधा संदेश प्रधानमंत्री मोदी और शाह को दिया कि अभी भी समय है, बदलाव ले आइए अपने रवैये में, वरना आपको परिणाम भुगतने होंगे। अगर इन सब बातों को समझना है तो मोहन भागवत जी के जो वीडियो वायरल हो रहे हैं उनको आप एक बार जरूर देखिए और सुनिए। अब 1 साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है, उसके पहले 10 साल शांत रहा। पुराना गन कल्चर समाप्त हो गया ऐसा लगा, और अचानक जो कलह वहां पर उपज गया या उपजाया गया, उसकी आग में अभी तक जल रहा है, त्राही त्राही कर रहा है। कौन उस पर ध्यान देगा? प्राथमिकता देके उसका विचार करना ये कर्तव्य है। मोहन भागवत ने इस बात पे भी अफसोस जताया कि किस तरीके से यूपी और महाराष्ट्र में, इसके साथ साथ राजस्थान में भी जो भाजपा के प्रत्याशियों की हार हुई है उस पर भी अफसोस जताते हुए कहा इसके पीछे भी हठधर्मिता और नफरत का माहौल सामने नजर आता है। यूपी में जिस तरीके से केवल 33 सीट पाने वाले भाजपा के उम्मीदवार, क्यों, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है कि इतने उम्मीदवार भाजपा के चुनाव में हार गए, और वहां पर विपक्ष के नेता किस तरीके से बीजेपी के विरोध में आकर भारी सफलता प्राप्त करती। जिस प्रदेश में 62-64 सीट 80 में से निकालती है भाजपा, वहीं इस चुनाव में उनको भारी आधे से कम सीटें उनको मिलती हैं। इस बात पर चिंतन करना जरूरी है। ऐसा ही कुछ माहौल महाराष्ट्र में देखने को मिला, जहां पर महाराष्ट्र में पिछली बार शिवसेना और भाजपा के गठबंधन में 42-43 सीट मिली थी। इस बार शिवसेना
दो भागों में बटी हुई है और एनसीपी जो कि शरद पवार की पार्टी है वो भी दो भागों में बटी हुई है और इन सब के पीछे भाजपा का ही हाथ है। वहाँ पर लोगों ने ये समझ लिया कि भाजपा की मंशा सत्ता पाने के लिए दूसरे पार्टियों को तोड़ने में माहिर है। यही वजह है कि इस बार शिवसेना उद्धव ठाकरे और एनसीपी शरद पवार की पार्टियों को काफ़ी भारी सफलता मिली है। वहीं कांग्रेस ने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। इसके पीछे सीधा सीधा संदेश है कि प्रदेशवासी भाजपा की तोड़फोड़ की नीति और विघटनकारी नीतियों से को पसंद नहीं कर रही है। यही वजह है कि अब जो टूटी हुई पार्टियां हैं फिर से एक बार अपनी मूल पार्टियों में जाने के लिए तैयार हैं। भाजपा ने इतना उन मूल पार्टियों को कुचलने के लिए चुनाव आयोग के सहारे उनकी पार्टी के चिन्ह और झंडे तक ले लिए। इस तरीके से जनता के सामने भाजपा पूरी तरीके से खलनायक के रूप में दिखी है। इस बात का जवाब जनता ने लोकसभा चुनाव में दिया है। आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा की फजीयत न हो इसलिए मोदी शाह एक बार फिर से ये कुचक्र रचने की कोशिश कर रहे हैं कि जो उनके साथ में दल एनडीए के दल के रूप में जुड़े हैं वो छिटक ना जाएं। लेकिन अब उनकी मंशा महाराष्ट्र में पूरी होते नहीं दिख रही है। उसके पीछे कारण ये है कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना और एकनाथ शिंदे की शिवसेना अब मर्जर होना चाहते हैं, एक बार फिर से साथ में आना चाहते हैं। यही हालात शरद पवार की पार्टी में अजीत पवार जो शरद पवार के भतीजे हैं एक बार फिर से अपनी मूल पार्टी में जाकर अपने राजनीतिक वजूद को जिंदा रखने की कोशिश में लोग लगे हुए हैं। ऐसे में आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा की कितनी फजीहत होती ये तो आने वाला समय ही बताएगा। मोहन भागवत जी, कल आपका भाषण सुना, आपका वक्तव्य सुना, पक्ष प्रतिपक्ष के क्या संबंध होने चाहिए उस पर आपकी व्याख्या सुनी, राजनीति में शुचिता पे आपकी चर्चा सुनी। एक बात बताइए, जब आप बबूल के बीज लगा रहे थे तो क्या आम की उम्मीद कर रहे थे? और जब आम के फल नहीं मिले तो क्या माटी को दोष दोगे? ये बीज आप ही ने लगाए हैं। जो आज बबूल का एक वृक्ष है, वृक्षासन लगाता हुआ दिख रहा है, ये आप ही ने लगाया था। अब बोलकर क्या फायदा? जब हाथरस में एक दलित बच्ची का बलात्कार होता है, हत्या हो जाती है, तब आप चुप रहते हैं। जब देश की राजधानी के बाहर सड़क पर मौसम और पुलिस की मार झेलता हुआ किसान बैठा होता है, तब आप चुप रहते हैं। जब बिल्किस बानो के बलात्कारियों को रिहा किया जाता है, उनका आप ही के वैचारिक बंधुओं द्वारा स्वागत किया जाता है, तब आप चुप रहते हैं। जब अखलाक और पहलू खान की निर्दयतापूर्वक हत्या की जाती, तब आप चुप रहते हैं। जब कन्हैयालाल टेलर के हत्यारों का सीधा सीधा संबंध भारतीय जनता पार्टी से निकलता है, आप कुछ नहीं बोलते, आप चुप रहते हैं। जब मध्य प्रदेश के सागर या गुना में या उत्तर प्रदेश के लखनऊ में दलितों के मुंह में पेशाब फेंका जाता है, डाला जाता है, आप तब भी चुप रहते हैं। अब बोलकर क्या फायदा? अब आप अप्रासंगिक हो चुके हैं मोहन भागवत जी, और आपको अप्रासंगिक किया है आपकी चुप्पी ने, आपको अप्रासंगिक किया है नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने, भारतीय जनता पार्टी ने। अब इस समाज को, इस लोकतंत्र को आपकी आवश्यकता नहीं रही है। आखिरी मौका आया था कि जब भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार संविधान बदलने की बात कर रहे थे, आप तब भी चुप रहे, आप नहीं बोले। अब इस संविधान को, इस लोकतंत्र को और इस समाज को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की या मोहन भागवत जी आपकी आवश्यकता नहीं है। ये अपने आप को, अपनी रक्षा करना, अपने आप को रीबूट करना जानता है, समझता है। ये ताकत उसको संविधान ने दी। आप बोलते हैं, हम सुन लेते हैं, आप बोलिए, हम सुन लेंगे। अगर आप उस वक्त बोलते तो शायद आपकी इस बात को हम सब गंभीरता से लेते। नरेंद्र मोदी आपकी बात को गंभीरता से नहीं लेते हैं, न पहले ली थी, न अब लेंगे। आपको बोलना आपका स्वागत है, आप बोलते रहिए, लेकिन मैं फिर दोहराता हूं, इस समाज को आपकी आवश्यकता अब नहीं रही। आप अप्रासंगिक हो चुके हैं। जय हिंद।